सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हमारे मुल्क में हर महीने के आगाज़ के साथ ही आवाम पर महंगाई का एक नया बोझ लाद दिया जाता है। जब यह माह शुरू हुआ तब भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात 12 बजे एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और अब पेट्रोल की नई कीमत बढ़कर तकरीबन 113 रुपये के करीब पहुँच गई है। माजी के जो 5 साल गुजरे, माजी की हुकूमत में पेट्रोल प्राइस कभी इतना ज़्यादा नहीं गया और महंगाई पर इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो माजी में अपोजिशन थी वो हमेशा तनकीद करती रही है। लेकिन अब जब भी महंगाई में इजाफा होता है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, बिजली या गैस के प्राइस बढ़ते हैं, टैक्सेस में इजाफा किया जाता है, तो मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख आते हैं और वजाहतें देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आवाम को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आवाम इनसे, इनके जवाबों से कैसे मुतमईन हो सकते हैं? चूँकि माजी में ये हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो इतने बड़े बड़े दावे कर चुकी है कि अब आवाम को इनकी वो बातें भी झूठी लगती हैं और इनकी ये तसल्लियाँ जो अभी आवाम को देते हैं उनसे भी आवाम कुछ मुतमईन होते दिखाई नहीं देते। अब ये सिलसिला किस तरह थमेगा, ये मईशत किस तरह, जो कि कहते हैं कि इनको बहरानी कैफियत में मिली थी, इसमें बेहतरी किस तरह आएगी, इसमें इस्तेहकाम किस तरह आएगा? पाकिस्तान IMF के पास भी जा चुका है। IMF की जानिब से जो कर्ज पाकिस्तान को दिया जाना है वो भी अप्रूव हो चुका है, जिसकी किस्तें अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएंगी। और इस वक्त जो अपोजिशन है, अपोजिशन जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो यही कह रहे हैं कि जब IMF अब आने वाला बजट बनाएगा उनकी तजवीज़ को उसमें शामिल किया जाएगा, उनके मुताबिक इदारों को चलाया जाएगा तो हमारे मुल्क की मईशत में मज़ीद बद इस्तेहकामी आएगी, मईशत मज़ीद बहरान की तरफ चली जाएगी। इसी बारे में आज बात करेंगे प्रोग्राम में। राना ताहिर साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ के, जमशेद इकबाल चीमा साहब PTI से और मोहम्मद जुबैर साहब नून लीग से भी हमारे साथ होंगे। आगे चलकर प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। राना साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना साहब, पेट्रोलियम प्राइस में एक बार फिर इजाफा हो गया, ये महंगाई बढ़ती जा रही है। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं कि आवाम थोड़ा सब्र करे, कुछ वक्त सख्त है, उसके बाद आसानियाँ पैदा होंगी, मईशत में काम आ जाएगा। लेकिन ये 8-9 माह का जो वक्त गुजरा है तो बहुत ही सख्त गुजरा है आवाम पर, और अभी भी ये 1-2 साल का टाइम मांग रहे हैं आवाम से। जी अरबाब, देखें बात यह है कि ये महंगाई जो है ये कोई रातों रात नहीं, इस हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में नहीं आ गई। आप देखें अगर कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से लिया था चार्ज, तो उस वक़्त डॉलर की कीमत थी 64 रुपये, 64 रुपीज़। और जब 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई तो डॉलर था 96 रुपीज़ का, यानी 96 रुपये का। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 96 रुपये में डॉलर मिला। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई 2018 में तो डॉलर 122 रुपये का था। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, इसमें ये कहना कि जी ये हुकूमत टोटली महंगाई की ज़िम्मेदार है, आप ये देखें कि 2008 से लेकर 2018 तक मजमूई तौर पर जो कर्ज़ लिया गया वो 1947 से लेकर 2008 तक जितना पाकिस्तान ने कर्ज़ लिया, जिसमें 71 तक मशरकी पाकिस्तान भी साथ शामिल, ये 47 से लेकर 2008 तक लिए गए मजमूई कर्ज से इन 10 सालों में ज़्यादा कर्ज लिया गया अरबाब साहब। ठीक है राना साहब, आपके पास मैं वापस भी आता हूं। जरा ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने इस वक्त शेयर किए हैं, जरा इस पर मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जुबैर साहब, इस हुकूमत को बहुत, खासतौर पर इसकी माशी पॉलिसी को आप लोग बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन अभी राना ताहिर साहब गुफ्तगू करते हुए बता रहे थे कि जब आपकी गवर्नमेंट आई थी 2013 में, उस वक्त डॉलर 96 पर था, जब आपकी हुकूमत छोड़कर गई 122 पर डॉलर पहुंच चुका था। तो ये जो महंगाई हो रही है, ये जो माशी बदहाली है, इसकी जिम्मेदार ये हुकूमत और इनकी पॉलिसीज नहीं है, आपकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। क्या लॉजिक है, कमाल हो गया। 96 पर लिया था, 122 पर छोड़ा था, 122 पर भी नहीं छोड़ा था, 117 पर छोड़ा था। लेकिन मैं आपकी बात मान भी लूँ अगर, क्योंकि ये तो फैक्ट है, आप जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको भी हमारे खाते में डाल दें। आज हमने डाटा भी रिलीज किया है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ है। 117 पर था रुपए की कदर डॉलर के, और वो 17 और 4 21 रुपए 5 साल। और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट ने आके उसको शायद 124 तक लेके गए थे, और वहां से अभी 148 के करीब है। तो पाकिस्तान का रुपया डॉलर के अगेंस्ट 5-6% पर एनम डेप्रिशिएट करना तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, जिसमें कोई अनहोनी बात नहीं। दूसरी चीज ये है
कि मैं एक पहले जो मैंने अभी बात राना साहब की सुनी थी ना कर्जों का, खुदा के लिए अभी जाके आप स्टेट बैंक की वेबसाइट खोल लें, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था सेनेट में, हमाद अजहर ने आके वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दे दी, और आज हमने जो डाटा है वो रिलीज भी किया है शाहिद खान अब्बासी ने, क्योंकि 1 साल हो गया हमारी हुकूमत गए थे। तो हमारी हुकूमत ने 5 साल में जो कर्जा लिया था, कर्जा देखिए, हम जलसों की बातों को एक सीरियस डिस्कशन में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते ना। एक स्टेट बैंक का डाटा है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डाटा है, और खुद जो हमाद अजहर ने दिया है 11 ट्रिलियन रुपए, 11,000 अरब रुपए का कर्जा 5 साल में PMLN की हुकूमत ने दिया। ये हुकूमत, और ये भी स्टेट बैंक ही का मैं डाटा दे रहा हूँ, और ये डाटा भी हमाद अजहर ने सेनेट में सबमिट किया, बिकॉज वहां तो नहीं आप कुछ और सबमिट कर सकते। 3,700 अरब का कर्जा ले चुके, 3,700 अरब कितनी देर में? 9 महीने में। PMLN की हुकूमत ने कितना कर्जा लिया था? 11,000 अरब। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी पहले 60 साल में कर्जा जो था वो 6,000 अरब था, तो अगर आप उससे कंपैरिजन करें कि पूरे पाकिस्तान में 6,000 अरब था और इन्होंने 3,700 अरब दे दिया, तो पहली बात तो ये कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पर चलना चाहिए कि जो जलसों में बातें होती हैं उसको कन्वर्ट नहीं। दूसरी चीज ये है कि क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज बनता है, आपको बहुत सी चीजों में आप कर सकते हैं पिछली हुकूमतों से, PMLN की हुकूमत से, लेकिन अगर आप उसके मुकाबले में ज्यादा खराब कर रहे हैं फिर क्रिटिसिज्म जायज नहीं रहता। तो जब तक तो आप ऑपोजिशन में थे या 1-2 महीने हुए थे हुकूमत में आए थे तो वो जायज बनता है। मिसाल के तौर पर टैक्स रेवेन्यू पर अगर आप सख्त तनकीद करते थे कि जी टैक्स कलेक्शन नहीं करती है ये हुकूमत, पिछली हुकूमत, हालांकि हमारे 5 साल में से 4 साल में 20% पर एनम ग्रो हुआ। अब पिछले 10 महीने में जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है टैक्स का, वो 20 साल का स्लोएस्ट तरीन टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है, स्लोएस्ट तरीन। अगर आप क्रिटिसाइज करते थे एक्सपोर्ट PMLN की परफॉर्मेंस को, तो आपने बावजूद डिवैल्यूएशन इतनी मैसिव करने के भी अभी एक्सपोर्ट माइनस में चल रही है। तो क्रिटिसिज्म तो उस वक्त जायज भी हो जाता है जब आप कहें कि जी देखें जी इनका अफराद दर इतना था और हमने इतना ज्यादा अच्छा कर दिया, इनकी टैक्स कलेक्शन इतनी थी, हमने उससे ज्यादा। जुबैर साहब, आपकी गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में क्या वाकई इसाक डार साहब ने आर्टिफिशियली स्टेबल किया हुआ था डॉलर को, उसको वो गिरने नहीं दे रहे थे कि ज़ाहिर अगली हुकूमत आएगी और एकदम वो क्रैश कर जाएगा? यार आखिरी दिनों में नहीं, शुरू के दिनों में, वो मैं शुरू के 3-4 साल बात ये बिल्कुल मुझे वो ऑन अ लाइटर साइड, वो कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी तो वो एक जोक आया था कि जी नजम सेठी के जमाने में इसलिए क्रिकेट टीम परफॉर्म कर रही थी कि वो मसनूई तौर पर उसको संभाला हुआ था। बात यह है कि इकोनॉमी को एग्जैक्ट साइंस नहीं होती है, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ प्रिस्क्रिप्शन होती है, मुख्तलिफ सोल्यूशन होती है, और 2 माहिर जो होते हैं मईशत के वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रखते हैं कि जी इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से। हमारी जो स्टेबल एक्सचेंज रेट की पॉलिसी थी उसके बहुत से फवाइद थे, और फवाइद तो आज आप बैठ के देख सकते हैं। फर्स्ट, हमारे स्टेबल करेंसी की वजह से अफरात ज़र जो थी वो पिछले 20 साल में सबसे कम तरीन सतह पर थी। हमने बतदरीज उसको कमी करते चले गए। जब हम छोड़ के गए हैं पिछले लास्ट 3 ईयर्स में, 3.5 ईयर्स में 5% से कम इन्फ्लेशन। जो डिस्काउंट रेट होता है, जो एक फैक्टर होता है जो एक स्टेट बैंक पॉलिसी रेट जारी करता है, वो 40 साल में कम तरीन सतह पर था। उसका मतलब ये है कि कर्जे जो प्राइवेट सेक्टर को मिलने थे वो कम तरीन शरह पर मिल रहे थे। इसी तरह से, और उसकी वजह से तो मैं सिर्फ एक आधा मिनट और आपका उस तरह से लूंगा कि अगर आप देखें कि जब हुकूमत आई तो इन्होंने फैसला किया कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डिवैल्यूएशन की। जब डिवैल्यूएशन की तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ी। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया। 5.75 था जनवरी 2018 में, आज वो 12.25% है। तो डिस्काउंट रेट बढ़ाया, तो डिस्काउंट रेट बढ़ाने से आपके जो बैरूनी कर्जे थे वो बढ़ने शुरू हो गए। और दूसरी चीज वो जो बिजनेसेस को कर्जा लेना था वो महंगा तरीन हो गया। अगर वो महंगा तरीन हो गया तो बिजनेसेस लॉसेस पे जाने शुरू हो गए, उससे अनएम्प्लॉयमेंट फैलनी शुरू हो गई। तो ये तो एक हर चीज का, और एंड में जाके जहां से शुरू किया था कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट वहीं की वहीं पड़ी है। तो बहुत सी चीजों में आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन
अब पिछले 10 महीने की कारकर्दगी देख के पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि भाई आपने इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया है। कोई एक हदफ आप बता दें कि जी आपने बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से किया। और सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है, सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो बिजनेस कॉन्फिडेंस में हुआ है। अगर हम बेहतर करने के लिए एक ही है ना कि जो स्टेट बैंक की है 6-7 महीने में जब असद उमर साहब से मुतमईन नहीं हो सके खान साहब, तो उनको हटा दिया गया, हफीज शेख साहब को ले आया गया। उनकी मंतक में बेहतरी की तरफ ये कदम है कि आप खुद मुझे बता दें कि कोई दुनिया में आपने कोई हुकूमत देखी है, पाकिस्तान में तो आप नजर रखते होंगे कि 9 महीने में वो तमाम अपनी मईशत की टीम, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, चेयरमैन एफपीआर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद अगर प्राइम मिनिस्टर हटाते हैं तो क्या 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 शो करता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टेंस कि जी हमारी जो मईशत रन करने की टीम थी वो सही नहीं कर रही। जुबैर साहब जिक्र किया था, ये तमाम कर्जे तो असद उमर साहब के दौर में लिए गए ना, उसी दौर में तमाम मुल्कों के दौरे हुए, वहां से अप्रूवल्स हुए, और अब जो IMF के पास जो ये प्रोग्राम फाइनल हुआ ये अब्दुल हफीज शेख साहब के दौर में फाइनल हुआ। तो फिर उनको हटाना और वो जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उस हद तक तो वो ज़ाहिर जो जवाब देते हैं इमरान खान साहब और उनकी काबीना, वो तो फिर सही है कि हद से ज़्यादा कर्जे ले लिए और शायद प्लानिंग सही नहीं थी। देखे ना, बात ये है कि अब ये तो बड़ा हमारे लिए वो क्या कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना कि जी वो पिछले जो 8-9 महीने की टीम थी उसने बड़ी खराब मईशत रन की है, अब से हम दोबारा एक नई उम्मीद रख के चलना शुरू हो जाए कि जी वो जो नया पाकिस्तान का तस्वर था और जिसको इम्प्लीमेंट करना था असद उमर ने, वो तो डेड एंड बरिड हो गया। अब हफीज शेख साहब जो आए हैं वो नया पाकिस्तान का तस्वर इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे लिए PTI की हुकूमत शुरू हुई थी अगस्त से, और उसमें अगर आपने टीम चेंज की है वो आपका फैसला है, वो आपकी अपनी। देखो ना, अगर आप क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करते हैं और वो भी आपकी नजर में सही फैसला है, गलत फैसला था, सालों की तैयारी के बाद, और उसको ऊपर से लेकर नीचे तक सबको चेंज कर देते हैं, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? या तो आप टीम लगाने में नाकाम थे, उस वक्त आपकी एक गलती थी, शदीद गलती थी, और अगर वो गलती नहीं थी तो वो परफॉर्मेंस खराब थी, तो उसकी भी जिम्मेदारी फिर आपको पूरी करनी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि हम भूल जाएं उस 9 महीनों को और आपसे कहें कि हाँ हफीज शेख साहब आगे कर्जे इन्होंने तो नहीं लिए थे। तो जो भी है उसमें बिल्कुल सही बात है, इंडिविजुअल जरूर हो सकता है, हफीज शेख को हम नहीं ब्लेम कर सकते बिकॉज वो तो अभी आए हैं, लेकिन PTI की हुकूमत का जब हम तज्जिया करेंगे तो वो तो अगस्त 2018 से ही करेंगे ना। सही, चलें जुबैर साहब साथ ही रहेगा। जरा जमशेद इकबाल चीमा साहब से मैं ये जो आपने पॉइंट्स उठाए जरा इस पर उनकी आपके पास वापस आता हूँ। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। असद उमर साहब 6-7 महीने में आपकी गवर्नमेंट के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके, आपने उनको रिप्लेस कर दिया। अब अगर अब्दुल हफीज शेख साहब भी परफॉर्म नहीं कर पाते तो क्या उनको भी रिप्लेस किया जाएगा? विजन क्या है PTI का इस वक्त मईशत को लेकर, किस तरह से इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? देखें, हम कर्ज़ों की मईशत पे नहीं जाना चाहते, हम उस मईशत पे जाना चाहते हैं जो वाकई कंट्रीब्यूट करे, जिसमें आपकी ज़राअत परफॉर्म करे, जिसमें आपकी इंडस्ट्री परफॉर्म करे, सर्विस सेक्टर परफॉर्म करे, आपकी माइनिंग और आपके ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग और आप कह लेंगे और उसका बेनिफिट सारे तबकात को हो, और हम वो काम करें जिसमें जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो। ये पैराडाइम शिफ्ट है फ्राम द लोन्स टू द या फ्राम द जो आप कह फॉरेन डेट टू द योर ओन जनरेशन ऑफ द मनी। सो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी रही थी बात असद उमर की, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि असद उमर साहब, इमरान खान साहब ने इकानमी के बारे में जो कुछ कहा उसका आप कह लें मेन असद उमर साहब की ही प्लानिंग थी, या उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू था जो खान साहब ने आप कह लें कि अटर किया या खान साहब ने कम्युनिकेट किया। तो अगर उसमें किसी जगह गलती हुई है कि हम आप कह लें नहीं जाएंगे IMF के पास और जाना पड़ा, तो डेफिनेटली मतलब उसकी ज़िम्मेदारी असद उमर साहब पे आती थी, और वो परफॉर्म नहीं कर सके तो टीम आई है, नई टीम परफॉर्म करेगी, कोई वजह नहीं है ना परफॉर्म करने की। कि हम यहाँ पे जो मेजर लीकेज थी, आप कह लें वो वज़ीर आला के लेवल पे हो या वज़ीर आज़म के लेवल पे हो या उनके ख़ानदानों के लेवल पे हो, वो रुकी है, वज़रा के लेवल पे वो रुकी है, और सारा फोकस चला गया जनरेशन पे। लिहाजा टाइम थोड़ा लग जाएगा। हमारी तवक्को से ज़्यादा हालात बुरे थे, जो तवक्को असद उमर साहब ने या हमारी पार्टी ने लगाई थी उससे ज़्यादा तबाही करके गए इसहाक डार साहब और ज़ुबैर साहब माशाल्लाह।
और इनका तो डायलमा ये भी है कि समझ नहीं आती कि असद पे तनकीद करें या PTI पे करें, कि इकानमी के हवाले से इन्होंने बात करनी होती है और इकानमी को लेके चूँकि असद साहब चल रहे थे, सो PTI पे भी इनको डिफरेंट गुस्सा है। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो विजन है, हमारा विजन यही है कि हम सारे तबकात को इकानमी का बेनिफिट हो, शहरी सहूलतें लोगों को मिले, मुआशी और समाजी इंसाफ हम दें और सारे सेक्टर परफॉर्म करें। जमशेद साहब, ये कब तक बातों की हद तक ये चीज कब तक चलती रहेगी? आप ये कह रहे हैं कि कर्जों की मैशत की तरफ नहीं जाना चाहते, खरबों रुपए के कर्जे लेने के बाद आप कह रहे हैं कि हम कर्जों की मैशत की तरफ नहीं जाना चाहते। मतलब फैक्ट्स की बात करें ना, अभी तो PTI उस पोजीशन में नहीं है कि फिलॉसफी की बात करें, एक फैक्ट्स की बात करें। फास्टेस्ट तरीन कर्जों की इंक्रीज है पाकिस्तान की तारीख में पिछले 9 महीने। वो कह रहे हैं कर्जों की हम इकोनॉमी करना चाहते हैं, मतलब फैक्ट्स की बात करें ना जी। जनरेशन हम कहीं ले नहीं गए पैसे, हम तो आप कह लें डेट रिटर्न ही कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे ना। अगर डेट रिटर्न करते हुए कर्जे बढ़ेंगे तो वो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, उसका जिम्मेदार आप हैं। डेट रिटर्न नहीं कर रहे, डेट रिटर्न में जो जिम्मेदार उसका जिम्मेदार आप हैं, वो मैं नहीं हूँ। आप इतने स्मार्ट ना बने कि अपनी गलती मुझ पर डाल दें। आप इतनी थोड़ी स्मार्टनेस कम करें। हम यहाँ बैठे हुए आदमी, आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ, यहाँ बैठ के हम रियलिटी की बात करें, थोड़ी हमको झूठ ना बोलें, थोड़े मतलब हम लॉजिक या सेंस की बात करें, तो वो आप मेरी सुने, मैं आपकी सुनूं और अब हम दोनों की सुने और पता चले कि किसने कहाँ गलत किया, किसने कहाँ जमशेद साहब, जरा एक मुख्तसर ब्रेक का वक्त है। इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आप अपनी लॉजिकल बात, जुबैर साहब अपनी लॉजिकल बात करेंगे। जुबैर साहब, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक मुख्तसर ब्रेक है, इसके बाद वापस आते हैं। राना ताहिर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त किस बदहाली की तरफ जा रही है, अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो राना ताहिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस सेगमेंट में आपसे करते हैं। जुबैर साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी थी, जमशेद इकबाल चीमा साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त आवाम तो परेशान है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, हर चीज़ इस वक्त महंगी हो चुकी है। इस 9 माह में कई खरब ये हुकूमत कर्जे भी ले चुकी है। अब ये मईशत आपको किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? शुरू की 6-7 माह की असद उमर साहब की परफॉर्मेंस और अब अब्दुल हफीज शेख साहब की परफॉर्मेंस, किस तरह से आप तकाबुली जायजा लेंगे? जी देखें अरबाब, पहली बात तो ये है कि कोई मेंबर अपनी टीम के किस मेंबर को कौन सी ज़िम्मेदारी देनी है। जो कोई भी वज़ीर आज़म हो, वो इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हों या कोई और हों, ये बहरहाल वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है कि वो अपनी टीम में जब चाहें रद्दोबदल कर सकते हैं। ये नहीं कि असद उमर साहब को तब्दील किया गया, असद उमर साहब को तब्दील करने के बाद वज़ीर आज़म ने उन्हें कौमी असम्बली की जो फाइनेंस के हवाले से कमेटी है उसका चेयरमैन बना दिया। इसी तरीके से देखें, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने परवेज़ रशीद साहब को हटा दिया जब वो डॉन लीक्स वाला मामला आया था। मुशाहिदुल्लाह साहब को भी हटाया गया। तो ये जो भी वज़ीर आज़म होता है वो अपनी टीम में जिस वक़्त चाहे रद्दोबदल कर सकता। दूसरी जो मईशत है, मैं समझता हूँ दयानतदारी से, बहुत मोहतरम है जमशेद चीमा साहब भी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी, कि मईशत जो है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मईशत के हवाले से जो भी हो वो एक कौमी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। देखें, अभी बात जो हो रही थी कि डॉलर की कीमत को मसनूई तरीके से इस्तेहकाम दिया गया। आप आज की फ्री मार्केट में डॉलर को कोई महीने, 15 दिन, 10 दिन तो किसी मसनूई तरीके से थोड़ा सा इस्तेहकाम दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि जी 5 साल या 4 साल तक कोई इसको मसनूई इस्तेहकाम दे सकता है, ये पॉसिबल नहीं। ये सिर्फ सियासी बयान होते हैं। जिस तरीके से जब नून लीग की हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा था, पीपल्स पार्टी वालों ने भी कहा था कि शौकत अजीज़ के ज़माने में मसनूई तरीके से डॉलर को एक ख़ास हद तक बरकरार रखा गया। इसी तरह PTI वाले ये कहते हैं कि जी इसहाक डार साहब के ज़माने में। ये कोई भी हुकूमत इस तरीके से कई साल तक ये मसनूई इस्तेहकाम नहीं ला सकती। ये आलमी मार्केट जो है उसके असरात बहरहाल मुल्की मईशत पर पड़ते हैं। हुकूमत अपनी पॉलिसियों के ज़रिए इस्तेहकाम दे सकती है, मसनूई तरीके से इस्तेहकाम नहीं दे सकती। अब हमारा मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है, मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को
चाहिए कि वो मुल्क की मईशत के हवाले से एक ठोस पॉलिसी बनाए, और इसके लिए हुकूमत की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ कर, क्योंकि हुकूमत किसी भी सियासी जमात की अरबाब हो, मईशत जो है उसके हवाले से एक कौमी पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि ये जो महंगाई का मसला है ना, ये इस हुकूमत के दौर में नहीं, हर दौर में है। पिछले रमज़ान में भी महंगाई थी, उससे पिछले रमज़ान में भी महंगाई हुई थी अभी। तो इसलिए इन मामलात पर मैं समझता हूँ कि सियासत करने की बजाय, आज एक पार्टी की हुकूमत है, कल दूसरी पार्टी की हुकूमत आ सकती है, तो हमें आवाम को रिलीफ देने के लिए सब जमातों को बैठकर फैसला करना चाहिए कि हम मईशत को किस रुख पर लेकर जाएंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब, जैसे राना साहब कह रहे हैं पिछले साल, पिछले रमजान में महंगाई थी, उससे पिछले साल भी महंगाई थी, लेकिन उस वक्त जब महंगाई होती थी तो आपके लीडर्स, आपके वजीर आजम बड़ा शोर मचाते थे कि ये हुकूमत करप्ट है, इसको घर भेजो, इस वजीर आजम को हटा दो। जब अगर कहीं कोई मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होती है, हुक्मरान उसके जिम्मेदार होते हैं। अब आपकी हुकूमत में भी यही सब हो रहा है, आप ही लोग महंगाई कर रहे हैं, तो फिर माजी में क्यों इनको तनकीद का निशाना बनाते थे? देखें, हमारी हुकूमत में जो भी काम अच्छा होगा हमें उसका क्रेडिट जाता है, और हमारी हुकूमत में जो भी काम बुरा होगा हमें उसका डिस्क्रेडिट जाता है। हम उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है कि मतलब अच्छाई की हम क्रेडिट लेंगे, कहीं कोई गलती होती है, कोई नेगेटिव चीज़ आती है, उसका डिस्क्रेडिट लेंगे। बेसिक जो बात है इसमें करने वाली जो है कि क्या हम कोई अच्छाई की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि अगर हम आज देखें कि हमारी इनकम जो है, ज़ुबैर साहब बड़ा अच्छा समझते हैं इसको, $1500 पर कैपिटा इनकम है। इस खित्ते की शायद अफ़गानिस्तान के अलावा सबसे कम है, या शायद ये आपका नेपाल के अलावा, या मेरा ख्याल अभी तो नेपाल और अफ़गानिस्तान थोड़े ऊपर चले गए। श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, सारे खित्ते की इनकम हमसे ज़्यादा है। सो जब आम मुल्कों की जो तरक्की पजीर भी है वहाँ भी अगर $15,000 या $20,000 पर कैपिटा इनकम है और हमारी 1500 है, तो इसका क्या ये इमरान खान का कसूर है? इसमें जो भी 70 साल पहले गुजरे हैं उसमें जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का बड़ा मेजर रोल है, मतलब मेजर हुकूमत उनके पास रही है। और उसके बाद अगर तीसरा देखें तो कोई आप कह लें दूसरे किसी डिक्टेटर की हुकूमत होगी। सो आज $1500 जो इनकम है वो किसी उसको आपने ग्रो करना है, आपने जीडीपी ग्रोथ देनी है 5%, 6%, 7% करते हुए भी इमरान खान साहब का कसूर मैं आपको बताया था। इमरान खान साहब का कसूर ये है कि जब पेट्रोल पिछले दौर में 90-95 रुपए मिलता था तो इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन असद उमर साहब पार्लियामेंट में ये कहते थे कि पेट्रोल तो 50 रुपए लीटर मिलना चाहिए, ये हुकूमत करप्शन कर रही है। जब महंगाई होती थी तो इमरान खान साहब कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, धरने में, कि जी अगर महंगाई हो रही है तो इसका मतलब वजीर आजम करप्ट है। तो क्या अब भी वो अपनी उन बातों पर कायम है आज के इस दौर में जब महंगाई मुसलसल बढ़ रही है? असल में आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन है, मुझे पूरा सवाल ही सुना जाता है। आप बेसिकली शायद बात कर रहे थे कि हम जो बात करते थे, हुकूमत पे तनकीद करते थे, तो वो अगर वही काम आज हो रहा है तो बिल्कुल क्या हमारा वो चीज़ें हम पे भी सादक नहीं आती। मेरा हर सवाल आपका इस तरह का सवाल था आपका। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये देखें, जो पिछली गवर्नमेंट है उसमें जो आप कह लें क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की जो कीमत थी तकरीबन कोई $35 और $50 के दरमियान घूमती रही है। आज वो $70 पे है, और जो डॉलर था 105 या 110, जब इंटरिम गवर्नमेंट आई तो $124 रुपये पे गया है। तो उसके हिसाब से अगर टैक्स देखें तो गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देने की बात देखें तो उस वक्त टैक्स 57% या 52% था, और आज टैक्स पिछले दिनों 34% था, आजकल मेरे को 40% का लगभग है। सो हम क्या कर सकते थे, हमने आवाम को रिलीफ ये दिया कि पहले की निस्बत ओवरऑल टैक्सेस जो हैं पेट्रोल पे कम कर दिए। पहले ये टैक्सेस ज़्यादा थे, हमने वो टैक्सेस कम कर दिए। सही। सो ये आप कह लें हम रिलीफ देने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बहरल आप 22 करोड़ लोगों को अवाम अगर हुकूमत के पास टैक्स कलेक्शन, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं रिलीफ देने की। आपके पास वापस आता हूं जमशेद साहब, जरा जुबैर साहब से इस पर मैं राय ले लूं। जुबैर साहब, ये मंतक आपकी समझ आ रही है कि पेट्रोल जिन लोगों के पे टैक्स कम किए लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई, ये कैसे मुमकिन होता है, जरा आप समझाएंगे? जमशेद साहब मैं आपके वापस आता हूँ। ये मेरा ख्याल है, देखें हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलना चाहिए, थोड़ी सी ज्यादती नहीं करनी चाहिए एक जनरलाइजेशन। एक तो मैं इसका जवाब दे दूं, ये जो अभी कह रहे थे कि जी वो इतना टैक्स था और इतना टैक्स था। जीएसटी रेट जो है, जो जनरल सेल्स टैक्स होता है,
वो जनवरी 2018 में 2019 में 2% था, अब 17% है, केरोसिन पर भी और एलडीओ पर भी, एचएसडी पर भी। ठीक है। दूसरा 0.5% और 2% जहाँ था वो अब 8% और 13% है। तो वो जो हमारे ऊपर, आप बिल्कुल आपने सही रेफरेंस दिया था कि एक तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस होती हैं और उस पर हम फिर जितना टैक्स लगाते हैं, तो जीएसटी बढ़ा है, कम नहीं हुआ, और मैंने आपको अभी फिगर्स भी दे दिए हैं। दूसरी बात ये है कि अभी अगेन बात कर रहे थे कि जी पर कैपिटा, अब हुआ क्या है कि 315 बिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी थी 2018 जून में, अगस्त में जब पीटीआई की हुकूमत आई। आज वो है 280 अरब डॉलर, 35 बिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर दी है, यानी कि कम हो गई है। उसका मतलब ये है कि पर कैपिटा, ये जो अभी बात कर रहे थे, 8.5% कम हुआ है पाकिस्तानी का। तो जब हम बात करते हैं, या तो हम अब पीटीआई वाले फिलॉसफी की भी बात कर सकते हैं, जनरलाइजेशन की भी बात कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक बात करें अगर, तो वो ये कहते हैं कि जी आपके मुकाबले में हमने पर कैपिटा आगे लेके गए, इम्प्रूव किया। हम बड़ा शर्मिंदगी से अब फैक्ट को कैसे झुटला सकते हैं। अब ये 315 बिलियन से 280 बिलियन डॉलर हुई है, ये एक फैक्ट है। 8-8.5% पर कैपिटा इनकम कम हो गया हर पाकिस्तानी का, और ये भी एक फैक्ट है। तो पता नहीं हम नेपाल से पीछे थे पहले या नहीं थे, बट अब जरूर हो गए हैं। तो और दूसरी बात यह है कि कर्जों के हवाले से मैं एक वजाहत भी कर दूं कि कर्जे क्यों लिए जाते हैं। उसकी सबसे बुनियादी वजह होती है पिछले हुकूमतों का ताल्लुक उससे कम होता है। आप इस साल का जो आपका जो फिस्कल डेफिसिट होता है, और वो बड़ा सिंपल सा है कि आपने कितना टैक्स कमाया है और कितने अखराजात किए। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अखराजात की मद में 9 महीने का जो डाटा है वो कभी भी इतना ज्यादा नहीं था। और रेवेन्यू ग्रोथ मैंने आपको बताया है कि पिछले 20 साल में इतना स्लो ग्रोथ था। तो जाहिर सी बात है आपका जो डेफिसिट है वो गैप बढ़ गया, तकरीबन 2800। जुबैर साहब, अखराजात तो इस हुकूमत ने कम किए हैं। वो जब ये हुकूमत आई थी, वजीर आजम हाउस की गाड़ियां बेची गई, वो भैंसें बेची गई। देखिए ना, वो ये इकोनॉमी ऐसे थोड़ी नहीं चलती है। आप यू डोंट स्पिन, मतलब आप बात कर रहे हैं 5,500 अरब रुपए के अखराजात की, और उसमें आप कह रहे हैं कि 24 लाख की कारें भैंसें बेची। अब इसका, और बाय द वे वो भैंसों पर भी मैं आपको बता दूं, और आपके पीटीआई के दोस्त वो चेक भी करवा सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में 500 लोग रहते थे, जिसमें तकरीबन 200 फौज जो कार्ड्स वगैरह होते हैं, जो भी सर्विस कर रहे हैं और दूसरे लोग हैं, उनको भैंसों का जो थी उससे दूध वहां से मिलता था। अब दूध आप बाजार से लेते हैं और वो तिल ऊपर चला गया। तो प्लीज ये मुल्क चलाने का ये तरीका नहीं होता। हाँ, सिंबॉलिक करनी चाहिए। जुबैर साहब, अगर इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ना होती, नून लीग की गवर्नमेंट होती है, 9 महीने आपकी हुकूमत ने गुजारे होते, कितना कर्ज आप लोग लेते, कितने कर्ज की इस वक्त जरूरत थी मुल्क को? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक होता है इकोनॉमिक मोमेंटम, होता है फील गुड फैक्टर, होता है माहौल, होता है कि अगर तमाम सेक्टर्स, अभी एक साहब मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी हम चलाना चाहते हैं सर्विसेज सेक्टर को, हम चलाना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ नेगेटिव हुई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 7.5% ग्रोथ थी, वो नेगेटिव हो गई 2%। तो कर्जे इज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर आप जितना फिस्कल डेफिसिट करेंगे उतने ज्यादा आप कर्जे लेंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। अगर आपका गैप ज्यादा होगा तो आप ज्यादा कर्जे लेंगे। इस दफा हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैप है, तो सबसे ज्यादा कर्जे लेंगे। मसला सिर्फ ये है इमरान खान का कि मेरा ख्याल है उनके जो मईशत के एडवाइजर थे, उन्होंने उनको सही गाइडलाइन ही नहीं दी हुई थी कि जी ये कर्जे होते क्यों हैं, उसकी वजह क्यों होती है, और हम जब आएंगे तो कम क्यों होंगे। तो ये सारी गाइडलाइंस और ये सारे काम इस मामले में तो सबसे करीब उनके असद उमर साहब ही थे। वैसे अब असद उमर से देखे, मैं तो कोई इंडिविजुअल, उन्होंने खुद असद उमर को फारिग किया, मैंने तो नहीं फारिग किया ना। अगर असद उमर को उन्होंने फारिग किया है तो वो उन्होंने क्या चीज एक्सेप्ट, अगर इमरान खान जब कैप्टन से क्रिकेट किया और जावेद मियांदाद को टीम से निकाल देते तो मैं और आप शोर मचाते ना, तो वो इसी बुनियाद पर निकालते ना कि जावेद मियांदाद या वसीम अकरम कोच स्टार प्लेयर्स को नहीं निकालते थे। वो कहते हैं ना प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल होता है भाई, लेकिन कैप्टन का भी प्रेरोगेटिव होता है कि वो टीम में किसको रखे किसको नहीं रखे। ठीक है, वो कैप्टन पे डिपेंड करता है किसको टीम में रखना है किसको नहीं रखना है। जुबैर साहब, वक्त चुके कम है, जरा जमशेद साहब से भी एक क्लोजिंग रिमार्क में ले लूं। जी जमशेद साहब, खान साहब का जो इकोनॉमिक टीम थी वो उन्होंने उसको सही तरह से गाइड नहीं किया, उनको सही तरह से प्लानिंग नहीं की हुकूमत में आने से पहले, इसलिए आपके सामने ये मुश्किलात आई हैं, होमवर्क मुकम्मल नहीं था आपका।
मैं समझता हूँ कि इस बात का जवाब पार्शली इज़ येस। इसमें ये नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल इस बात को निगेट नहीं किया जा सकता कि शायद हम आप पहले डेप्थ जो थी ओवरऑल सर्कुलर डेट की बात कर लें, हम बिजली चोरी की बात कर लें, हम यहाँ पे आप कह लें कि जो टैक्स एरोजन की बात मतलब जो चोरी की बात कर लें, या कर्जों की जो डेप्थ थी उसकी बात कर लें। पार्शियली आप कह रहे हैं कि इस तरह हुआ है, यस हुआ है। जो कल्चर था यहाँ पे जमशेद इकबाल चीमा साहब, वक्त चूंकि बड़ा कम, गेज नहीं कर सके, तकरीबन खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। मोहम्मद जुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की। राना ताहिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।